नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। पलामू में युवा जागृति केंद्र झारखंड सरकार के अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ शुरू करेगा आंदोलन। युवा जागृति केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष राजन सिन्हा ने कहा कि झारखंड सरकार के अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। शनिवार को मीडिया से औपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी को सम्मिलित नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड एक हिंदी भाषी प्रदेश है। इस प्रदेश के 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं और इस हिंदी भाषी प्रदेश से राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाओं से हिंदी को हटा दिया गया है। यह पलामू प्रमंडल के युवा एवं समस्त हिंदी भाषियों से उनके अवसर छीनने का षड्यंत्र है। सरकार के द्वारा समाज को बांटने के इस राजनीतिक षड्यंत्र को संगठन स्वीकार नहीं करेगा। जिला के सचिव रजनीकांत सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल के युवाओं के साथ इस अन्याय के विरुद्ध युवा जागृति केंद्र संघर्ष करेगा। आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरने को तैयार हैं। नगर अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि युवा जागृति केंद्र एवं इसकी छात्र इकाई वाईजेक स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में कोरोना के 73 नए केस मिले, जबकि अब तक 5,315 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 73 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 4,33,848 हो गई। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए, जिनमें से 22 मामले राजधानी रांची से और 4 मामले जमशेदपुर से आए हैं। राज्य में अब तक कुल 4,27,696 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 5,315 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं। राजधानी रांची सहित राज्य भर में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड से और राहत मिलेगी, मतलब तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में रांची सहित राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। अगले 3 दिनों तक यानी 22 फरवरी तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे में राज्य भर में सबसे उच्चतम तापमान डाल्टनगंज का 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री गढ़वा का रहा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, मगर विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 23 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा, मगर आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 24 और 25 फरवरी को भी आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की बात अपनी जारी रिपोर्ट में कही है। झारखंड जगुआर का स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, नक्सलियों का सामना करने में सक्षम है जगुआर के जवान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। जगुआर की टीम पहले जिला पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देती थी, किंतु अब खुद ही नक्सली साजिशों का सामना करने में सक्षम है। जगुआर के जवान नक्सलियों के लिए काल साबित हुए हैं। सीएम ने झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस पर रांची के रातू में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। नीतीश ने मगही और भोजपुरी पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर उठाया सवाल, कहा नुकसान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बोकारो और धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही और भोजपुरी भाषा को हटाना झारखंड के हित में नहीं है। मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग बिहार में भी हैं और झारखंड में भी हैं। भोजपुरी तो यूपी में भी बोला जाता है। आप सबको को बता दूं कि झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दिया है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा करने की बात जो सोच रहा है वह तो अपना ही नुकसान कर रहा है। आजसू ने चलाया सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सरकार की नीति पर भी उठाए सवाल। गढ़वा में आजसू पार्टी द्वारा शनिवार को गढ़वा प्रखंड के बिरबांधा पंचायत के सोह में धन संग्रह अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा एवं केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के नए सदस्यों को ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपक शर्मा ने कहा, राज्य सरकार नियोजन नीति स्पष्ट नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि नियोजन नीति के मामले में सरकार के नियत में खोट है। नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के झारखंड वासियों को अपनी पहचान नहीं मिल पा रही है। आजसू अपना 1932 खतियान पर स्टैंड क्लियर कर चुकी है। अब राज्य के सभी विधायकों और सांसदों को भी आजसू आवेदन पत्र देकर उन सभी से समर्थन मांग रही है। बस इन सभी लोगों के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकार गठन के पूर्व कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहले कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगार
बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। भोजपुरी और मगही पर झामुमो और राजद आमने सामने, हेमंत सोरेन सरकार के लिए बढ़ेंगी अब मुश्किलें। झारखंड में स्थानीय भाषा को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हेमंत सरकार के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। कुर्मी और आदिवासी वोटरों को लुभाने के चक्कर में हेमंत सोरेन सरकार ने धनबाद और बोकारो जिले के स्थानीय भाषाई सूची से भोजपुरी और मगही को आउट कर दिया है। जिला स्तरीय नियुक्तियों में क्षेत्रीय भाषा के तौर पर होने वाली परीक्षा में धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को मान्यता दी गई थी। झामुमो और आजसू पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने भी इस मसले पर हेमंत सोरेन सरकार को फैसला बदलने को कहा। आखिरकार झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही को आउट ही कर दिया। आप सबको को बता दूं कि आदिवासी और कुर्मी वोटरों को लुभाने के लिए यह पूरी कवायद की गई। अब जो है हेमंत सोरेन सरकार की इस कवायद पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। झारखंड में वर्षों से रहने वाले भोजपुरी और मगही भाषी लोगों ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई संगठन भी सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है। जगह जगह तो हेमंत सोरेन के पुतला दहन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इधर राजद सुप्रीमो लालू यादव तो खुलकर कह चुके हैं कि भोजपुरी समाज किसी से डरता नहीं है। भोजपुर के विरोध पर उन्होंने दो टूक कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वाया होटरवार जेल रांची रिम्स पहुंचने के बाद लालू यादव इस बारे में मुख्यमंत्री से अब तक बात नहीं कर पाए हैं। गुमला में पर्यटन स्थलों को किया जा रहा है विकसित, लाखों की लागत से हो रहा है विकास। गुमला जिला प्रशासन द्वारा जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकास कर पर्यटकों को सुविधा बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। पर्यटन स्थल पर जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और सुगमता से स्थल तक पहुंचे, इसके लिए पर्यटन विकास मद से उपलब्ध राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा रहा है। बसिया प्रखंड स्थित कोयल नदी का जलप्रपात बगमुंडा को देखने के लिए यहाँ साल भर पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटन स्थल की सुरक्षा जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इस लिहाज से इस पर्यटन स्थल को न केवल सुविधायुक्त बनाने की योजना है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखकर योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप सबको को बता दूं कि रात्रि में इस क्षेत्र को जगमग करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट 1,80,000 की लागत से लगाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। झारखंड के 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में कब से लग रहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर और क्या है इसकी तैयारी, आइए विस्तार से जान लेते हैं। रांची शहर में कुल 3,65,000 बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल 15 लाख शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। यह शहरी उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क योजना है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। मार्च के पहले से पूरा कर लेने की तैयारी है। इसके लिए चयनित एजेंसी जिन्स को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। एजेंसी रांची में सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान यह देखा जा रहा है कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं की डिटेल लेकर 1 महीने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि पहले चरण में सिंगल फेज कॉमर्शियल कंज्यूमर के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। 2 माह के अंदर ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद परिसर के अंदर स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 30,000 मीटर लगाए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता प्रीपेड की सुविधा से जुड़ जाएंगे। मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, फिर बिजली का इस्तेमाल करना होगा। सारी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। उपभोक्ता सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। झारखंड के राजकीय श्रावणी मेला को लेकर किया है तैयारी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर किया है प्लान। आइए इसे भी विस्तार से जान लेते हैं। राजकीय श्रावणी मेला 2022 की तैयारी को लेकर झारखंड का देवघर जिला प्रशासन अभी से जुट गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पिछले दिनों विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया था। डीसी ने कहा था कि श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग 1 सप्ताह के अंदर श्रावणी मेला और भादो मेला के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर भेजे। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोऑर्डिनेटर टीम का गठन करें, ताकि सुल्तानगंज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम जलार्पण की व्यवस्था, जलार्पण के बाद बासुकीनाथ जाने की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा सके। व्यवस्था ऐसी करें कि जो भी बाबा धाम आए वो सुखद अनुभूति लेकर जाए। डीसी ने यह भी कहा था कि सभी विभाग अभी से श्रावणी मेले की तैयारी में जुट जाएं, ताकि मेला की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। डीसी ने निर्देश दिया था कि सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने विभाग से पत्राचार कर मेले से जुड़े आवंटन मंगा लें। विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।
डीसी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि श्रावणी मेला से पहले बाघमारा में बन रहे इंटर स्टेट बस टर्मिनल और प्रसाद योजना के तहत बन रहे आध्यात्मिक भवनों के काम को जल्द पूरा करें ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु इसका उपयोग कर सके। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।